हेलो बच्चों, आज हम लोग स्पर्श भाग 1 के पाठ 2 की पुनरावृत्ति करेंगे। पाठ का शीर्षक है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि बछेंद्री पाल जो कि पाठ की लेखिका है, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू हवाई जहाज़ से रवाना हुआ और उनके आगे एक मजबूत अग्रिम दल एक हफ्ते पहले ही जा चुका था, जिससे कि वे इनके बेस कैंप पहुंचने के पहले वहां के दुर्गम हिमपात के रास्ते को वे साफ कर सके। और फिर लेखिका ने वहां पहुंचकर नज़दीक से एवरेस्ट को देखा। दूर एक एवरेस्ट की एक झलक देखी, जो कि उनको एवरेस्ट शिखर जो है एक बड़े से फूल की तरह, प्लूम की तरह दिखा, जिसे वहाँ के लोग सागर माथा कहते हैं, जो कि यह नाम उन्हें बड़ा पसंद आया। अब 26 मार्च को अभियान दल जो है पेरिस पहुंचता है और वहाँ पे वो जब वहाँ वहाँ पे कुछ ग्लेशियर खिसकने से हुई एक शिर्पा की मृत्यु की खबर उन्हें मिलती है। हिमपात के समय बर्फ़ के जो खंड बेतरतीब रूप से गिरते हैं और उससे ग्लेशियर के बहने से बड़ी बड़ी चट्टानें फौरन गिर जाती हैं। ऐसे में धरती पर दरारें पड़ जाती हैं। इसके बारे में उन्होंने जाना। दूसरे दिन वे अपना अधिकांश सामान हिमपात के आधे रास्ते तक ले जाने का उन लोगों ने अभ्यास किया और डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाना, रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी जो दीवारें हैं उन पर रस्सी बांधना, ये सब उन्होंने सिखाया। अब जब अप्रैल में लेखिका बेस कैंप में थी, तो वहाँ पे तेनजिंग आते हैं मिलने के लिए। तेनजिंग अपनी छोटी बेटी डेकी को लेकर आते हैं और वे जब सबसे एक एक कर मिलते हैं और उसके बाद लेखिका की जब बारी आती है तो लेखिका उनसे कहती हैं कि वे एक नौसिखिया हैं। इस पर तेनजिंग जो है उनका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो और तुम्हें तो एक प्रयास में ही एवरेस्ट पर पहुंच जाना चाहिए। अब हम लोग इसके आगे का अंश पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है। तो ये कहते हैं कि जब वे वहाँ पहुँचती हैं तो दोपहर बाद वे अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद से अपने एक थर्मस में अपने दल के दूसरे, ये वहाँ जब पहुँच जाती हैं तब तक उनके जो दल के अन्य सदस्य नहीं पहुँचते हैं। दोपहर बाद ये अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद के लिए एक थर्मस में जूस और एक में चाय लेकर के वो नीचे उतरने का निश्चय करती हैं। ऐसे में उनके दल के सदस्य उन्हें देखते हैं तो वे उनसे कहते हैं कि तुम इतना जोखिम क्यों तुमने उठाया। अब उनके दल के जो सदस्य हैं कि जय और मीनू, तो वे उन्हें देख करके जो है हक्का बक्का हो जाते हैं, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसके बाद कहते हैं तुमने इतनी जोखिम क्यों ली बछेंद्री। जोखिम यानी कि खतरा। जोखिम का अर्थ है खतरा। मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, मतलब पर्वत पर आरोहण करने का कार्य मैं भी कर रही हूँ औरों की तरह, मतलब अपने दल के अन्य सदस्यों की तरह। तो इसीलिए मैं जो है उनके दल के साथ आई हूँ। तो और साथ में मैं शारीरिक रूप से मजबूत हूँ, मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ और इसीलिए मुझे अपने दल के अन्य सदस्यों की
सहायता करनी चाहिए। इस बात पर उनके दल का सदस्य जो जिसका नाम था की, वह हंसा। वह जो है उनके द्वारा लाया गया जो पेय पदार्थ यानी पीने योग्य जो पदार्थ था, यानी कि जो जूस और चाय वो लेके आई थी, तो उसको पिया और उसके बाद अपनी प्यास बुझाई और प्यास बुझाने के बाद साथ में चलने लगे। लेकिन उन्होंने इन्हें अपना किट ले जाने नहीं दिया। किट पर्वतारोहण के लिए जो वस्त्र है और जो पोशाक है उसको किट कह रहे हैं। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे आए। अब ये बताती हैं कि थोड़े देर के बाद लाहाटू और बिस्सा जो इनके साथ चढ़ाई कर रहे थे, आरोहण का कार्य कर रहे थे, वे इनसे मिलने नीचे आते हैं और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की व्यवस्था थी, उपलब्ध थी, उस पर लौट आए। और इस प्रकार ये सारे लोग साउथ कोल पर लौट आते हैं। साउथ कोल पृथ्वी का बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। साउथ कोल जो स्थान है वो पृथ्वी के बहुत ज़्यादा कठोर स्थान के नाम से जाना जाता है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठकर अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। लेखिका बताती हैं कि अगले दिन सुबह जब 4 बज रहा था तो वे उठी और उन्होंने बर्फ़ पिघलाया, उससे उन्होंने चाय बनाई और फिर उसके बाद बिस्किट और आधी चॉकलेट खाकर उन्होंने नाश्ता किया और उसके बाद लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से वे बाहर निकल पड़ी। अंगदोरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। जब वे अपने तंबू से बाहर निकली तो उनके तंबू के बाहर अंगदोरजी खड़ा था और कोई आसपास नहीं था, मतलब उनके दल के अन्य सदस्य कोई भी वहाँ पे नहीं थे। अब जो है उनसे अंगदोरजी पूछते हैं कि वे ऊपर जाना चाहती हैं, यानी कि और आगे की चढ़ाई करना चाहती हैं। अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। अब ये बताते हैं कि अंगदोरजी जो है वह बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाला था, यानी अंगदोरजी का निर्णय था कि वह बिना ऑक्सीजन के ही ऊपर चढ़ाई करेगा, पर्वतारोहण करेगा। लेकिन इसके कारण उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते थे, मतलब ऊपर चढ़ाई करने के कारण, उसके बिना ऑक्सीजन की चढ़ाई करने के कारण उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। और इसी कारण क्योंकि उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते थे, वह ऊंचाई में देर तक खुले में नहीं रहना चाहता था और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी पर चढ़कर वापस आना था, तो उसने निर्णय किया कि वह उसी दिन चोटी पे चढ़ेगा और फिर वह नीचे आ जाएगा और अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था, अथवा उसका जो ऊपर जाने का प्रयास है उसे बीच में ही छोड़ देना था। मतलब उसका हाथ पैर ठंडा हो जाता था, इसीलिए उसने निर्णय लिया कि वह ऊपर जाकर उसी दिन वापस लौट आएगा। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा, क्या वह उनके साथ जाना चाहती है। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि अंगदोरजी उनसे पूछते हैं कि क्या वह उनके साथ चढ़ाई करना चाहती है।
चाहती थी। तो और उसने मुझसे पूछा कि मैं उसके साथ चलना चाहूँगी, मतलब कि वह क्योंकि उसी दिन जाके उसे लौटना था और इसके लिए उसे तुरंत जाना था और जाकर क्योंकि उसे वापस आ जाना था, इसीलिए उसने ऐसा उससे पूछा कि वह उनके साथ प्रस्थान करना चाहेगी, आरोहण करना चाहेगी। अंगदोर ने जब उनसे पूछा कि क्या वह उनके साथ चढ़ना चाहेगी, यानी कि ऊपर की चढ़ाई करना चाहेंगी, तो उन्होंने उसके लिए हामी भर दी। उसने मुझसे पूछा तो मैं उनके साथ जाना चाहूँगी, ऐसा उसने पूछा अंगदोर ने। तो उसके पश्चात एक ही कहती हैं कि एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। उन्हें पता था कि एक ही दिन में चोटी तक पहुंचना और फिर वापस आना ये बड़ा ही कठिन कार्य होगा। श्रम साध्य यानी कि परिश्रम द्वारा किया जाने वाला कार्य। परिश्रम द्वारा किया जाने वाला कार्य यानी इसका श्रम साध्य का अर्थ है। तो कह रही हैं कि एक ही दिन में ऊपर चढ़ाई करके जाना और फिर वापस आना ये बड़ा ही कठिन कार्य था, बड़ा ही मेहनत का कार्य था, श्रम साध्य था, यानी श्रम पूर्वक प्राप्त किया जाने वाला जिसमें श्रम द्वारा कार्य किया जा सकता है जाए उसे श्रम साध्य कहते हैं। तो ऐसा कार्य था। इसके अलावा यदि अंगदोर के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। अब ये कहती हैं कि यदि अंगदोर के पैर ठंडे पड़ गए, यानी कि बिना ऑक्सीजन के वो चढ़ता था, इसीलिए उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। तो कह रही हैं कि यदि अंगदोर के पैर रात में रुकता तो उसके पैर ठंडे पड़ जाते, इसीलिए वो उसी दिन जाकर वापस आना चाहता था। तो वही कह रही हैं कि यदि उसके पैर ठंडे पड़ जाते तो ये भी एक जोखिम का कार्य था। जोखिम यानी खतरा। मुझे फिर भी अंगदोर पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। यहाँ ये बता रही हैं कि उन्हें अंगदोर पर पूरा विश्वास था और साथ साथ उसके जो आरोहण की क्षमता है, यानी पर्वतारोहण करने की जो का सामर्थ्य है, और कर्मठता का अर्थ है काम करने की लगन या काम करने की जो दृढ़ता है, इस पर भी उन्हें विश्वास था। आश्वस्त थी। आश्वस्त का अर्थ होता है विश्वास करना। अब कह रही हैं कि अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था उस समय कि जो अंगदोर के साथ जाए, क्योंकि और कोई वहाँ पे था ही नहीं। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर से काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। यहाँ लेखिका ये बताती हैं कि कहती हैं कि जब ये 6:20 पर सुबह 6:20 पर अंगदोर के साथ अंगदोर और ये जब दोनों साउथ पोल के बाहर आ गए तो उन्होंने देखा कि दिन ऊपर चढ़ा है, यानी दिन सूर्योदय हो गया है, दिन साफ हो गया है, उजाला हो गया है। हल्की हल्की हवा चल रही थी। वहाँ उस समय हवा हल्की हल्की चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। लेकिन उस समय ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। जो ऊपर पर्वतारोहण के लिए जो वस्त्र इत्यादि पहनते हैं उसी को उपस्कर कर रहे हैं। तो वो उपस्कर में, उस आरोही उपस्कर में वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी और गर्म महसूस कर रही थी, यानी कि उतना ठंड का अनुभव उन्हें नहीं हो रहा था उस उपस्कर के साथ। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदोर एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी।
कह रही हैं कि मैं बिना रस्सी के, मैंने कोई जैसे रस्सी बंधी रहती है उसको पकड़ के उसके सहारे ऊपर चढ़ना रहता है, तो ये कह रही हैं कि मैं बिना रस्सी के ही चढ़ाई की। इन्होंने बिना रस्सी के सहारे के ही ऊपर चढ़ाई की। और अंगदोर जो है वे एक निश्चित गति से, उनके ऊपर आरोहण की जो गति थी वह निश्चित गति थी, यानी कि कम या ज़्यादा गति से वे नहीं चढ़ रहे थे, तो निश्चित गति से वे ऊपर चढ़ रहे थे और ये भी उन्हीं के साथ आरोहण कर रही थी। उनके साथ पर्वतारोहण करने में इन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं हो रहा था। अंगदोर जी के साथ वे चढ़ाई कर रही थी और अंगदोर जी के गति में ही कर रही थी, इसीलिए उनको कोई भी इस समय कठिनाई का अनुभव नहीं हो रहा था। अब आगे बताती हैं कि जमे हुए बर्फ की सीधी वह ढलाऊ चढ़ाने इतनी सख्त और भुरभुरी थी कि मानो शीशे की चादरें बिछी हों। ये बता रही हैं कि जो बर्फ़ की ढलान थी, ढलाऊ जो चादरें थी, चादरें यानी चट्टानें, ढलाऊ चट्टानें माने ढाल की तरह जो चट्टानें थी बर्फ़ की, वो बड़ी ही इतनी सख्त और भुरभुरी थी। वे बड़ी सख्त भी थी और साथ साथ भुरभुरी थी, क्योंकि बर्फ़ ताज़ा गिरता है तो बर्फ़ जो है भुरभुरी बर्फ़ होती है और मानो शीशे की चादरें बिछी हैं। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई शीशे की चादर वहाँ बिछी हुई हो। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांते काट सके। अब ये बता रही हैं कि वहाँ जो बर्फ़ की चट्टानें थी, उस बर्फ़ को काटने के लिए इन्हें फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। फावड़ा एक तरह का औजार होता है जिसे काटने, मिट्टी या बर्फ़ काटने का कार्य करते हैं, तो फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा इन्हें। और कह रही हैं कि बर्फ़ इतनी सख्त थी कि बड़ी सख्ती से उन्हें फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा, फावड़ा चलाना पड़ा, और जिससे कि जो जमी हुई बर्फ़ थी उस बर्फ़ को वे धरती से फावड़े के कांटे से धरती पर मारे और जिससे कि बर्फ़ कटे। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। वे स्थल जो है जहाँ से बर्फ़ काटे जा रहे थे वे बड़े ही खतरनाक थे, क्योंकि वे ढलाऊ थे, यानी ढलान पर थे, और बर्फ़ भी है कहीं सख्त थी कहीं भुरभुरी, जो ताज़ी बर्फ़ थी वो भुरभुरी बर्फ़ थी। तो ऐसा हो सकता था कि कहीं पैर डालने से, पैर रखने से वो या तो पैर धंस जाता या तो पैर सरक जाता। तो इसीलिए उन्हें कह रही हैं उन्होंने बड़ी अच्छी तरह और सोच समझकर अपने कदम उठाए। सावधानी पूर्वक उन्होंने ऊपर की चढ़ाई करने के लिए सोच समझकर कार्य किया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। वे अंगदोर जी के साथ ही जा रही थी, तो जब ऊपर तक पहुंच गई शिखर कैंप तक, तो अंगदोर जी जब पहुंच चुके तो उन्होंने पीछे मुड़कर इन्हें देखा और इनसे पूछा कि क्या वे थक गई हैं, यानी कि उन्हें ऐसा लगा कि शायद ऊपर की चढ़ाई करने में, उनके साथ ऊपर चढ़ने में वह थक गई हूँ। और मुझसे कहा कि मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं। अंगदोर जी के इस प्रश्न का जवाब उन्होंने नहीं में दिया और कहा कि नहीं, वे नहीं थकी हैं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। अब इनके उत्तर को सुनकर, इनके जवाब को सुनकर अंगदोर जी जो है बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और खुश हुए, आनंदित हुए। इसका कारण ये था कि ये पहली बार चढ़ाई कर रही थी और अंगदोर जी को लगा कि शायद इनकी गति से वह चलने में थक गई होंगी। तो जब उन्होंने नहीं में जवाब दिया तो इससे वे बड़े ही प्रसन्न हुए और साथ साथ
चकित भी हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4.5 घंटे लगाए थे। क्योंकि अंगदोर्जी हर पर्वतारोही के साथ साथ चलते हैं जाते हैं, इसीलिए हर दल के साथ का अनुभव उनके पास था। और इस पर उन्होंने उन्हें बताया कि जो इसके पहले वाला जो पर्वतारोही दल था, तो वे शिखर कैंप पर पहुंचने में उन्होंने 4 घंटे का समय लगाया था। और यदि हम इसी गति से चलते रहें तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। और उन्होंने ये बताया कि यदि उनकी गति यही रही, इसी गति से वे चलते रहे, तो वे दोपहर में 1 बजे तक शिखर तक पहुंच जाएंगे। ऐसा क्योंकि उनको हमेशा का अनुभव था, इसीलिए समय और रास्ते का अनुमान उनको अच्छी तरह से था। तो इन्होंने बताया कि अगर हम इसी गति से आगे चढ़ाई करते रहें तो हम दोपहर 1 बजे तक वहाँ पहुँच सकते हैं। लाहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे तब वह हमारे पास पहुँच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाहाटू एक हाथ में रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। अब ये बता रहे हैं कि लाहाटू जो दल का अन्य आरोही सदस्य था वह उनके पीछे पीछे आ रहा था, और जब ये लोग दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे तो जो है वह उनके पास पहुंचा। थोड़ी थोड़ी इन लोगों ने चाय पी। थोड़ी थोड़ी सी चाय पीने के बाद उन्होंने फिर से चढ़ाई शुरू की। लाहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। लाहाटू जो है अपने साथ एक नायलॉन की रस्सी लाया था, और इसी कारण जो अंगदोर्जी और ये दोनों लोग रस्सी के सहारे चढ़ाई करने लगे, जबकि लाहाटू एक हाथ से रस्सी को पकड़े हुए बीच में चल रहा था। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। आगे ये बताती हैं कि लाहाटू जो है रस्सी अपने लिए नहीं बल्कि इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी संतुलन के लिए वह रस्सी पकड़े हुए था। लाहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लगने लगी है। अब लाहाटू जो है इनके ऑक्सीजन के रेगुलेटर को देखता है, तो उसे ये पता चलता है कि जो साधारण तौर पर रेगुलेटर 4 वो होता है प्रति मिनट। रेगुलेटर का जो वो होता है वो लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से ये लेकर चल रही थी, जबकि लेना चाहिए 4 लीटर प्रति मिनट की दर से। तो जैसे ही लाहाटू इनके ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाते हैं, जैसे ही रेगुलेटर को 4 मिनट के दर से बढ़ाते हैं, तो 2.5 लीटर से 4 लीटर की प्रति मिनट के दर से जैसे ही रेगुलेटर को बढ़ाते हैं, वैसे ही इनको चढ़ने में आसानी होने लगती है, और उसके बाद ये आराम से सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसानी से चढ़ने लगती हैं। ये उन्होंने बताया। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ पहुंची थी। अब ये बताती हैं कि दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति अब बढ़ गई थी, तेज हो गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के कारण जो
बर्फ़ तेज़ हवा के झोंके के कारण बर्फ़ जो है भुरभुरे कणों के रूप में चारों तरफ उड़ रहे थे। तो जिससे दृश्यता धुंध सी, दृश्यता माने दिखाई पड़ना, शून्य तक आ गई थी, माने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भुरभुरी बर्फ़ जो है चारों ओर उड़ रही थी, जिसके कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधी नीचे चला गया है। यहाँ ये बता रही हैं कि अनेक बार उन्होंने देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। वहाँ माने ऊंची चढ़ाई वाली, जो ऊंची चढ़ाई का कोई ऐसे चढ़ाई जैसी कोई स्थान नहीं है, मतलब ऊंचाई पर चढ़ना नहीं है, बल्कि क्या है कि ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया। पर जो ढलान है, यानी कि जो बर्फ जहाँ पे वो चढ़ रही थी, ऊंचाई की ओर नहीं था, बल्कि नीचे ढलाई की ओर था। ये देखा उन्होंने कि सीधे ढलाई की ओर नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई। अब वहाँ पहुंचकर ऐसे लग रहा था, ऐसा लगा उन्हें कि उनकी सांस मानो रुक गई। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। अब उनको समझ में आ गया कि वो ऊंचाई अब पूरी कर चुकी हैं, चढ़ाई अपनी पूरी कर चुकी हैं, और सफलता मानो उनके एकदम नज़दीक है, कि अब शिखर तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं है। 23 मई सन 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी, और ये उनका अनुमान सही निकला। और 23 मई के जो 1984 को 23 मई का जो दिन था, उसको उस समय दोपहर के 1:07 हो रहे थे, और वे जो है एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर खड़ी थी। वे एवरेस्ट की चोटी पर 1:07 पर पहुंच गई, और वह दिन था 23 मई 1984 का। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। और अब जो है वे बताती हैं कि एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली वे प्रथम भारतीय महिला थी। उनके पहले किसी महिला सदस्य ने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने की सफलता हासिल नहीं की थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। यहाँ पे ये बता रही हैं कि एवरेस्ट चोटी की जो एवरेस्ट चोटी का जो सबसे ऊंचाई वाला स्थान था, वहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे दो लोग एक साथ चढ़ सके। शंकु का अर्थ होता है नोक। ऊपर की चोटी जो है, जहाँ तक वो पहुँची थी शिखर पे, वो स्थान एकदम नुकीला जैसा था। और कह रही हैं कि वहाँ पे पहुँचने पे कोई स्थान ऐसा नहीं था कि जहाँ पे दो व्यक्ति एक साथ खड़े हो सकते। तो चारों तरफ हज़ारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। अब उन्होंने चारों ओर नज़र दौड़ाई। जब उन्होंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो उन्होंने देखा कि ढलान एकदम सीधी है, मतलब एक बार अगर पैर फिसला तो सीधे नीचे चली आएंगी। तो इसलिए उनके सामने सबसे पहला प्रश्न था कि वे अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करें। अपनी सुरक्षा का प्रश्न उनके सामने था अब। और फिर आगे बताती हैं कि हमने पहले बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। अब उन्होंने क्या किया कि बर्फ़ को काटा और खड़े होने लायक जगह उन्होंने बनाई, और करें कि अपने लिए उन्होंने एक सुरक्षित स्थान बनाया, और इस प्रकार वे वहाँ पे खड़ी हुई। इसके बाद मैं अपने घुटने के बल बैठी। बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। अब अपने लिए स्थान बनाकर वो वहाँ पर बैठ गई। अपने साथ अब वहाँ पे बैठने के बाद उन्होंने घुटने के बल झुककर सागर माथा की जो चोटी थी उसको उन्होंने प्रणाम किया, उसको उन्होंने उसका चुंबन किया,
और बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। और इस प्रकार वहाँ पे उन्होंने अपने थैले से एक हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाल करके वह जो है कहती हैं कि एक छोटी सी पूजा अर्चना की और फिर बर्फ़ में दबा दिया। और उस दुर्गा जी के फ़ोटो को और हनुमान चालीसा को कि उन्होंने एक छोटी सी पूजा वूजा की और उसके बाद उसे बर्फ़ में उन्होंने दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया और यह उनके लिए आनंद का क्षण था, उनके लिए खुशी का मौका था और इस समय उन्हें अपने माता पिता की बहुत याद आई। आज बस इतना ही करते हैं, फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।